हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज़ का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए और आने वाले ओआईसीएल एओ के एग्जाम के लिए। देखते हैं, सबसे पहले हम डेटाबेस की बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का जो इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पे स्टोर्ड है। कहाँ पे स्टोर होगा? किसी मेमोरी में स्टोर होगा। हमें स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज वे में क्यों रखना होता है? ताकि इसका एफिशिएंट रिट्रीवल कर सके, मैनेजमेंट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं या आपके बैंक में फॉर एग्जांपल अकाउंट्स भी हैं, तो बैंक के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होगा जिसमें बहुत सारे कस्टमर की डिटेल्स होंगी, उनके अकाउंट नंबर्स होंगे, अकाउंट नंबर में उनके ट्रांजैक्शन एंट्रीज होंगी, टाइप्स ऑफ अकाउंट होंगे, कस्टमर आईडी होगा। इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स के साथ में हर कस्टमर का डेटा होगा। अब बैंक को अगर किसी भी टाइम किसी भी कस्टमर का डेटा देखना है तो वो तभी देख पाएगा अगर वो प्रॉपरली अरेंज होगा। It enables systematic storage of information so that data can be accessed, updated and processed quickly. It enables systematic storage of information. For example, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके मोबाइल में सॉन्ग्स भी हैं, आपकी फोटोज भी हैं, वीडियोस भी हैं, अगर वो और कुछ ऐप्स भी हैं। अगर ये सब कुछ स्पेसिफिक फोल्डर्स में ना होकर रैंडमली क्लटर्ड हो, अब आपको कोई फोटो ढूंढनी है तो आपको दिक्कत होगी ना कि फोटो आप कहाँ जाकर ढूंढोगे। अभी तो प्रॉपर आपके पास आइकन बने हुआ है, फाइल मैनेजर में जाके फोल्डर बना हुआ है, वहां पे प्रॉपर तरीके से आपका डेटा स्टोर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन यही होता है डेटाबेस का। Database forms the backbone of information system used in banking, finance, business and government operation। जैसा भी हमने बैंक में अकाउंट की डिटेल्स के थ्रू समझा था कि डेटाबेस क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों ये एज इंफॉर्मेशन सिस्टम का बैकबोन है, सो दैट आपको जो भी डेटा की जब भी ज़रूरत हो आप उसे एफिशिएंटली रिट्रीवल कर लें, उस डेटा को ढंग से मैनेज कर पाए। ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम जो होते थे उनके अंदर प्रॉब्लम होती थी, जैसे डेटा रिडंडेंसी, इनकंसिस्टेंसी और लिमिटेड डेटा शेयरिंग। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते थे फाइल बेस्ड, उसमें ऐसा होता था कि डेटा रिडंडेंसी बहुत होती थी कि एक डेटा मल्टीपल बार आने लग जाता था। इनकस इसमें काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी होती थी और लिमिटेड डेटा शेयरिंग हुआ करती थी। तो ये हमारा डेटाबेस के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था। अभी हमने डेटाबेस करा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं करा है। Databases overcome these limitations through centralized control and standardized management of data। तो जब फाइल सिस्टम को हटा के हम लोग डेटाबेसेस को लेकर आए तो इसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल हो गया। प्रॉपर तरीके से कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो डेटाबेस को ढंग से मैनेज करेगा, सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा और डेटा ढंग से मैनेज किया जाएगा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। आगे चलते हैं। डेटाबेस एंश्योर्स एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट यूजर्स एंड एप्लीकेशंस। आगे हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला कंपोनेंट डेटाबेस का माना जाता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है? कंप्लीट सेट ऑफ रिलेटेड डेटा रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल एंटिटी। तो एक सिंगल एंटिटी से रिलेटेड जो भी कुछ डेटा है उसे हम लोग रिकॉर्ड बोलेंगे। फिर आता है फील्ड। फील्ड क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होती है विद इन अ रिकॉर्ड डिस्क्राइबिंग वन एट्रीब्यूट। किसी एक रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड क्या है? एक सिंगल एंटिटी का सारा डेटा। फॉर एग्जांपल, बैंक के पास आपकी एक कस्टमर आईडी होती है। उस कस्टमर आईडी से रिलेटेड आपके जितने भी अकाउंट्स होंगे, चाहे लोन अकाउंट है, सेविंग्स है, फिक्स अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, ये सारे अकाउंट बैंक के पास एक रिकॉर्ड की तरह मेंटेन होंगे। तो इसमें क्या हुआ? इसमें आप एक एंटिटी हो गए और आपसे रिलेटेड जितना भी डेटा बैंक में है वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। फिर फील्ड क्या हुई? आपके इस डेटा को किसी भी एक एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, किसी भी एक एट्रीब्यूट को बताने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि आपकी कस्टमर आईडी क्या है, तो कस्टमर आईडी एक फील्ड हो गई। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर आपका आइडेंटिफिकेशन बताएगी, आपका एक एट्रीब्यूट है, आपका आइडेंटिफिकेशन है जो आपकी कस्टमर आईडी से पता चलेगा। और ये आपकी एक तरह से स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट हो गई। ओके। अगला है इसमें टेबल। टेबल क्या होता है? टेबल एक स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट होता है रिकॉर्ड्स का, फील्ड का, ऑर्गेनाइज इन अ रोज एंड कॉलम। तो रिकॉर्ड और फील्ड ऐसे करके रोज एंड कॉलम की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे एक एक्सेल की शीट होती है, समवॉट एक्सेल की शीट की तरह। तो ये आपका एक टेबल हो जाता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स ऑर्गेनाइज इन रोज एंड कॉलम्स। रो, रो को हम लोग डेटाबेस की लैंग्वेज में बोलते हैं टपल। एक सिंगल कंप्लीट रिकॉर्ड होता है टेबल का। रो को हम लोग डेटाबेस की लैंग्वेज में बोला जाता है टपल।
इट इज अ सिंगल कंप्लीट रिकॉर्ड इन अ टेबल। कॉलम, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। डेटाबेस की लैंग्वेज में कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है, अ स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट स्टोर्ड फॉर ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो रो एक सिंगल अपने आप में कंप्लीट रिकॉर्ड है, और जो एट्रीब्यूट है या फिर कॉलम है वो स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट है फॉर ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। ये थे हमारे डेटाबेस के कंपोनेंट्स। फिर आता है हमारा डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट करने का एक सिस्टम। अभी हमने डेटाबेस की बात करी, डेटाबेस को मैनेज भी करना होगा। मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करने के लिए पूरा सिस्टम आएगा। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है विच इज डिजाइन टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा एफिशिएंटली। तो जो डेटाबेस का काम था कि डेटाबेस से हम डेटा आसानी से निकाल लें, उस सारे काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम आया। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देता है फॉर हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, DBMS act as an interface between databases and the end user or application that accesses the data। आपके फोन के अंदर भी एक DBMS होता है जिसे हम लोग फाइल मैनेजर कहते हैं। ओके, तो DBMS एक इंटरफेस होता है बिटवीन द डेटाबेस एंड द एंड यूजर्स और एप्लीकेशन जो कि डेटा को एक्सेस करते हैं। फिर आते हैं DBMS के फंक्शंस क्या क्या है। फंक्शंस ऑफ DBMS आता है। तो DBMS के क्या क्या फंक्शंस होंगे? सबसे पहला फंक्शन होता है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट नाम से ही हमें पता चल रहा है, डीबीएमएस स्टोर्स डेटा इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट और फिर उन्हें फिजिकल और लॉजिकल स्टोरेज की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। डेटा रिट्रीवल, डेटा रिट्रीवल भी जरूरी है, क्योंकि जब भी आपको कोई डेटा एक्सेस करना है तो डेटा तो रिट्रीव करना पड़ेगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो ये भी डीबीएमएस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए आपके नाम की अकाउंटिंग एंट्री बन गई एक बैंक के डेटाबेस में। अब उसमें से आप कभी पैसा निकाल रहे हैं, कभी पैसा जमा कर रहे हैं, कभी कोई नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं एफडी या आरडी की फॉर्म में, तो आपसे रिलेटेड जो भी डेटा है उसमें इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। तो डेटा मैनिपुलेशन में ये चार चीजें आती हैं: इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। तो ये हो गया आपका डेटा मैनिपुलेशन। डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपका डेटा किसी और को मिल जाए, कोई और उस डेटा को एक्सेस करके आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाले। तो डेटा सिक्योरिटी implements authentication and authorization to protect data from unauthorized access। बेसिक इसका एग्जांपल सबसे छोटा आप ये समझिए कि आप अगर नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं अपने अकाउंट का डेटा देखने के लिए, तो आपको वहां पे लॉगिन पासवर्ड डालना होता है, फिर ओटीपी भी डालना होता है। क्यों? क्योंकि आपको डेटा सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल के थ्रू निकलना पड़ रहा है। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जिस पर्सन का वो डेटा है, क्या वही पर्सन लॉगिन कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई और कर रहा हो। तो ये हो जाता है डेटा सिक्योरिटी। फिर आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी कंट्रोल का मतलब होता है कि जब मल्टीपल यूजर्स उसको एक साथ एक्सेस करते हैं किसी डेटा को, या डेटा को मॉडिफाई करते हैं, तो वो हमेशा करेक्ट रिजल्ट दे। ऐसा ना हो कि वो रिजल्ट गड़बड़ाने लग जाए। इट एंश्योर्स करेक्ट रिजल्ट्स व्हेन मल्टीपल यूजर्स एक्सेस और मॉडिफाई द डेटा साइमल्टेनियसली। किसमें आता है ये? कॉन्करेंसी कंट्रोल में। बैकअप एंड रिकवरी, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू रिस्टोर डेटा इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर्स और डेटा लॉस। तो बैकअप और रिकवरी भी जरूरी होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। किस लिए? सो दैट अगर हमारा डेटा सेंटर या सिस्टम सॉफ्टवेयर कभी करप्ट हो जाए, उसमें कोई लेकुना आ जाए, खराब हो जाए, तो आपका डेटा लॉस ना हो पाए। जैसे आप अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ का बैकअप गूगल क्लाउड में लेते हैं, गूगल फ़ोटोज़ में, अगर आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया किसी भी वजह से या खो गया, तो आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके गूगल फ़ोटोज़ के थ्रू अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया बैकअप एंड रिकवरी का। फिर आता है इसके अंदर डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहे। आपने उसके अंदर जो फिगर्स डाली हैं, जो स्टोर किया है, वो एज इट इज रहे। इट मेंटेन्स डेटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट में आज 1 लाख रुपए हैं और रखे रखे अपने आप 50,000 रह जाए या 1.5 लाख हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके अकाउंट की वैल्यूज हैं, या फिर बैंकिंग के अलावा भी किसी भी उसमें अगर आप किसी भी फील्ड में देखते हैं जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि डेटा अपने आप ही चेंज होने लग जाए। तो ये हो जाता है डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं डीबीएमएस के। फिर हम लोग बात करते हैं डीबीएमएस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें, सबसे पहले तो हार्डवेयर है,
क्योंकि कोई फिजिकल डिवाइस होगा जिसपे डेटा स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, जैसे कोई सर्वर हो गए, डिस्क हो गए, नेटवर्क हो गए, क्लाउड हो गया, तो एक आपको हार्डवेयर तो चाहिए ही चाहिए। सॉफ्टवेयर तो उस हार्डवेयर में आपका डेटा किस तरह से स्टोर होगा वो मैनेज करेगा, बट डेटा स्टोर करने के लिए तो हार्डवेयर चाहिए ही चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या है, सॉफ्टवेयर में डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होगा और उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो उस डेटा को मैनेज करेंगे। तो आपको एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वो फिजिकल डिवाइस जहां पे डेटा स्टोर्ड है, सॉफ्टवेयर वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े हुए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करेंगे। फिर एक्चुअल डेटा भी तो आपके पास चाहिए, तभी तो आप हार्डवेयर में कुछ स्टोर करके सॉफ्टवेयर से मैनेज करोगे। तो तीसरी चीज आ गई हमारे पास, डेटा। तो हमें कंपोनेंट्स में क्या क्या हो गया, हमें हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया। अब इसका करोगे क्या, कोई तो इस्तेमाल करेगा इस, तभी तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनेगा। तो उसके लिए कोई यूजर होगा, इसको जरा मैं रब कर देता हूं। ओके, तो यूजर कौन होगा इसमें, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स या फिर इटसेल्फ एंड यूजर। आप अपने बैंक की पासबुक प्रिंट करा रहे हो, तो जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन है वो भी एंड यूजर है यहाँ पे। जो बैंक में उस काउंटर पे क्लर्क या ऑफिसर बैठा है जो ये कमांड देगा, वो भी एंड यूजर है कि वो उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। या फिर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है इटसेल्फ, जो रेस्पॉन्सिबल है पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बैंक में, वो भी एक तरह से यूजर है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स बताते हैं वो रूल्स और गाइडलाइन जिसके हिसाब से डेटा को स्टोर, एक्सेस या मैनेज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर डेटा है, आपने आपके डेटा में आया हुआ है कि आपके 4 अकाउंट्स हैं, आपकी 4 एफडीज अकाउंट से, चारों एफडी अकाउंट में 50-50 हजार रुपए हैं। अब उसके अंदर वो वैल्यू 50,000 से बढ़ के, मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट लग के आपकी वैल्यू हो गई 55,000। तो वो 55,000 वैल्यू कब होगी, किस टाइम से एप्लीकेबल होगी, वो 55,000 ही होगी। तो इसके लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस तो होंगे। ऐसा ना हो कि आपका जो एफडी अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली लोन अकाउंट बन जाए और आप एनपीए डिक्लेयर हो जाओ, नहीं। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, जिन्हें डेटाबेस की लैंग्वेज में प्रोसीजर्स कहा जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हुए, क्या क्या, हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, डेटा हुआ, यूजर्स हुए और प्रोसीजर्स हुए। आगे देखते हैं इसमें। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहला होता है हायरार्किकल डीबीएमएस। हायरार्किकल डीबीएमएस होता है जो कि डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करता है। ऐसे कुछ होगा, फिर इसके 2 नोड्स होंगे, फिर ऐसा कुछ होगा, फिर इनके भी 2 नोड्स होंगे, या इनके 3 नोड होंगे। तो इस तरह से हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ट्री बेस्ड हायरार्की इसके अंदर फॉलो की जाती है। अगला डीबीएमएस का टाइप होता है नेटवर्क डीबीएमएस। इसके अंदर क्या होता है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। ये की टर्म्स हैं। हायरार्किकल डेटाबेस के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, नेटवर्क डेटाबेस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी कैसे, मान लीजिए ये इस तरह से कुछ है, ये इसके साथ भी डेटा शेयर कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। यहाँ पे मान लेते 2 और हैं, ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, है ना। ऐसे ही अगर इसकी बात करेंगे, ये इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। इसकी बात करते हैं, ये इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे तो जुड़ा है ही है। तो ये इस तरह से सारे पार्टिसिपेटिंग नोड्स एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा नेटवर्क डीबीएमएस। इसके अंदर क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसके अंदर पाई जाती है। अगला आता है रिलेशनल डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। आरडीबीएमएस के अंदर क्या होता है, डेटा को एक तो ये टेबल के अंदर स्टोर करेगा, दूसरा उन टेबल्स को आपस में जोड़ने के लिए रिलेशंस का यूज करेगा। रिलेशंस होते हैं इसलिए इसे रिलेशनल डीबीएमएस कहा जाता है, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म होती है डीबीएमएस टाइप्स की। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। ये क्या करेगा, ये डेटा को ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर करेगा और उनके डेटा और बिहेवियर को कंबाइन करके रखेगा। तो हमने पढ़ा हायरार्कियल, हायरार्कियल के अंदर क्या हुआ, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नेटवर्क डीबीएमएस, नेटवर्क में क्या हुआ, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। रिलेशनल डीबीएमएस, इसने क्या करा, इसने डेटा को टेबल्स में स्टोर करके रिलेशंस यूज करे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस ने क्या किया, डेटा को ऑब्जेक्ट बना के रखा और डेटा और बिहेवियर को कंबाइन कर दिया।
फिर इसके बाद एक और होता है हमारा नो एसक्यूएल डीबीएमएस। इसके अंदर एसक्यूएल नहीं चलेगी, बेसिक अवेयरनेस के लिए ये हमें चाहिए। इट हैंडल्स अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। नो एसक्यूएल डीबीएमएस जो है ये सिर्फ डेटा की बेसिक अवेयरनेस के लिए होता है। इट हैंडल्स अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। ये बेसिक अवेयरनेस से मतलब है कि हम इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, हमारे लिए टर्म वैसे नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब हमने डीबीएमएस में जो सारे टाइप्स पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है रिलेशनल डीबीएमएस। डीबीएमएस और आरडीबीएमएस की अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो डीबीएमएस जो है डेटा को या तो फाइल में स्टोर करेगा या नॉन रिलेशनल फॉर्मेट्स में करेगा, बट आरडीबीएमएस की जो बात है ये स्ट्रिक्टली उन्हें टेबल्स की फॉर्म में करता है। आरडीबीएमएस कीज और रिलेशनल इंटीग्रिटी कांस्टेंट देता है और डीबीएमएस नहीं देता। अब ये जो कीज है ना, यही कीज जो है रिलेशन डेवलप करती हैं आरडीबीएमएस के अंदर। तो रिलेशन बताने के लिए कीज यूज की जाती हैं। आरडीबीएमएस जो होता है ये मल्टी यूजर लार्ज स्केल एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम। अब हमारे बैंकिंग के अंदर ही जब आरडीबीएमएस यूज किया जा रहा है तो बैंकिंग एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, आरडीबीएमएस रहेगा। आरडीबीएमएस का जो मॉडल है ये इटसेल्फ ईएफ कोड के थ्रू प्रेजेंट किया गया था। तो जो साइंटिस्ट थे या जो डेवलपर थे आरडीबीएमएस के, उनका नाम था ईएफ कोड। ओके, तो अब इसमें डीबीएमएस आर्किटेक्चर को देखते हैं। डीबीएमएस आर्किटेक्चर हमारा सबसे पहला सिंगल टीयर आर्किटेक्चर होता है। यूजर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डेटाबेस विदाउट एन इंटरवीनिंग एप्लीकेशन लेयर। ये सिंगल टीयर स्ट्रक्चर है। टू टीयर स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ क्लाइंट एप्लीकेशन। वो जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली डीबीएमएस के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो सिंगल टीयर में यूजर डायरेक्टली डेटाबेस के पास कम्युनिकेट कर रहा है, बट टू टीयर आर्किटेक्चर के अंदर यूजर और डीबीएमएस के बीच में एक क्लाइंट लेयर आ जाएगी। फिर एक आता है थर्ड लेयर, थ्री टीयर। थ्री टीयर के अंदर क्या होता है, इसमें एक प्रेजेंटेशन लेयर भी होती है जो कि यूजर इंटरफेस की होगी, एक एप्लीकेशन लेयर होगी जो कि कोई बिजनेस लॉजिक होगा, और फिर डेटाबेस लेयर होगी जिसमें डेटा स्टोर होगा। तो डेटा जब स्टोर होगा, डेटा के स्टोर होने के ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर होगी जो हमारे टू टीयर में था। फिर उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन लेयर होगी कि आपको वो डेटा किस तरह से दिख रहा है, या फिर आप जब उसे एक्सेस कर रहे हो तो वो किस तरह से एक्सेस होगा। इसके बाद एक आता है मल्टी टीयर। मल्टी टीयर के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटी भी आ जाएगी, स्केलेबिलिटी भी आ जाएगी, परफॉर्मेंस भी आ जाएगी। तो मल्टी टीयर स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हम लोगों के लिए, एंड यूज़र की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस भी एक पैरामीटर हो जाता है, स्केलेबिलिटी भी हो जाती है, सिक्योरिटी भी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर हम जब आरडीबीएमएस की बात करते हैं तो आरडीबीएमएस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने यही पढ़ी थी कि रिलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, और ईएफ कोड ने ये सबसे पहले प्रपोज किया था। ये भी हमने पढ़ लिया कि डेटाबेस को टेबल्स के अंदर ऑर्गेनाइज करता है, उन टेबल्स को हम लोग रिलेशंस बोलते हैं, और ये हमारी डेटाबेस टर्मिनोलॉजी है। रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं कीज की फॉर्म में, वो भी हम लोग आगे देखेंगे कौन सी कीज होती हैं। आरडीबीएमएस हमारा बैंकिंग का मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल है, हम पढ़ चुके हैं, ड्यू टू इट्स एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। तो क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल होता है, इसलिए। जो रिलेशनल डेटाबेस है ये डेटा को टेबल्स की फॉर्म में रखेगा, और टेबल्स में आएंगे रो और कॉलम। कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं डेटाबेस की लैंग्वेज में, एट्रीब्यूट। रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, रोज को हम लोग बोलते हैं टपल। हमने पहली या दूसरी स्लाइड में ही पढ़ा था। रोज होती हैं TUPLE टपल, कॉलम होते हैं ATTRIBUTE। स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लेना, मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूं। तो ये हो जाता है रो और कॉलम जो कि रिलेशनल डेटाबेस में यूज होते हैं। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। अब ईच रो या फिर टपल, ये हम लोगों ने बात करी थी, ये सिंगल रिकॉर्ड बताएगा टेबल के अंदर। ईच कॉलम या एट्रीब्यूट ये वो फील्ड बताएगा जहां पे डेटा स्टोर होएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इन चीजों को। जो टेबल है, टेबल को हम लोग कीज के थ्रू लिंक करते हैं। टेबल से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे टेबल से हमारा मतलब है रिलेशंस। डेटा को रिलेशंस की फॉर्म में रखा गया है, मतलब टेबल्स में। और टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए हम लोग कीज का यूज करते हैं, इनेबलिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। तो जो रिलेशन स्टैब्लिश किया जा रहा है वो हम लोग कीज की हेल्प से करते हैं। तो मैंने कीज टर्म का नाम 2-3 बार आप लोगों के आगे लिया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सी कीज होती हैं, कीज क्या होती है ये। तो कीज जो होती हैं डीबीएमएस में, ये रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए यूज होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहली होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है हर रिकॉर्ड के लिए टेबल में,
नो डुप्लीकेशन और नल वैल्यूज अलाउड। तो यूनिक आइडेंटिफायर होगी फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, इसकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है, और नल वैल्यू से मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। ये प्राइमरी की है। जैसे आप जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अकाउंट के साथ में आपको एक यूनिक आईडी मिलती है जिसे कस्टमर आईडी कहते हैं। इंटरव्यू के लिए भी आप लोग ये जान लीजिए, अगर आपसे पूछते हैं स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं अगर, कि डेटाबेस में जैसे यूनिक आइडेंटिफायर होता है, इसका बैंकिंग में कोई एग्जांपल बताओ, तो जो आपका कस्टमर आईडी होगा बैंकिंग में वो आपकी प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि उसी कस्टमर आईडी से आपका बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, आपकी केवाईसी इंफॉर्मेशन, आपका अगर एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है तो वो भी, आपका अगर लोन अकाउंट है तो वो भी, मल्टीपल लोन अकाउंट है तो वो भी, वो आपके उस प्राइमरी की मतलब आपके यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम लोग बैंकिंग में यूसीआईसी बोलते हैं, इसके थ्रू होता है। फिर आती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? ये फील्ड होती है एक टेबल में जो कि दूसरी की, जो कि दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करती है, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। तो एक टेबल के अलावा क्या होगा, दूसरी मतलब आप प्राइमरी की में दूसरी किसी टेबल की प्राइमरी की में आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है ना कीज से, तो वो रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए फॉरेन की होती है। फॉरेन की, इट इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। तो रिलेशनशिप टेबल्स में किसके थ्रू स्टैब्लिश हुई है? फॉरेन की के थ्रू हुई है। कैंडिडेट की, कैंडिडेट की होती है एनी एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। एनी एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, फॉर एग्जाम्पल आपके नाम से अगर अकाउंट नंबर ढूंढना है या आपके अकाउंट की डिटेल्स चाहिए, तो सिर्फ एक नाम से तो नहीं हो सकता, एक नाम से तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना। तो दो तीन चीजें एक साथ ले ली जाएंगी, जैसे आपका नाम ले लिया, साथ में आपकी डेट ऑफ बर्थ ले ली, साथ में आपकी सिटी ले ली, मे बी एक चीज कोई और ले ली। तो उस तरह से हम ढूंढ पाएंगे। तो ये हो गई कैंडिडेट की, कि मल्टीपल कीज एक साथ या फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट एक साथ हम लोगों ने लिए रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद आता है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है? जब हम लोग दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, तो कैंडिडेट की के अंदर क्या है? एनी एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट, है ना। तो कोई भी एट्रीब्यूट मतलब कोई सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है। कंपोजिट की आर ऑलवेज मोर देन वन, सो कैंडिडेट की कैन बी अ सिंगल एट्रीब्यूट और अ कंपोजिट की इटसेल्फ। क्योंकि कंपोजिट की में दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, कैंडिडेट में हम सिंगल की भी बात कर रहे थे, यही दोनों के बीच का एक फर्क होता है। ऑल्टरनेट कीज होती हैं कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट चोजन एज प्राइमरी की आर कॉल्ड एज ऑल्टरनेट कीज। तो वो आपके एट्रीब्यूट है वो कीज जो हमने प्राइमरी की तरह चूज नहीं करी है तो कैंडिडेट कीज ही। फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन को हम लोग या बैंक में आप लोग यूसीआईसी की जगह फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड से भी देख सकते हो, आधार कार्ड से भी देख सकते हो ना। तो वो हमारी ऑल्टरनेट कीज हो गई, वो हमने बैंकिंग सिस्टम में प्राइमरी की नहीं रखी है। कैंडिडेट की जो आपका आप पैन नंबर है या आधार नंबर है, वो इटसेल्फ एक कैंडिडेट की है, क्योंकि वो सिंगल एंटिटी से ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन या उस सिंगल एट्रीब्यूट से ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन सर्च की जा सकती है। बट नहीं, प्राइमरी की किसे बनाया गया है? आपके यूसीआईसी को। कैंडिडेट की या कंपोजिट की के नाम पे हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे थे। बट अगर हम पैन कार्ड से या आधार कार्ड नंबर से सर्च करते हैं तो वो आपके ऑल्टरनेट कीज हो गए। क्यों? क्योंकि ये आपकी कैंडिडेट कीज है बट इन्हें हमने प्राइमरी की नहीं बनाया है। तो आधार एंड पैन आर द ऑल्टरनेट कीज। ये आपके समझने के लिए है, आई बिलीव समझ आया होगा। आगे देखते हैं इसमें। आरडीबीएमएस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज करता है, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट से जरूरी है। और ये क्या करता है? डेटा को डिफाइन करेगा, मैनिपुलेट करेगा, क्वेरी करेगा। तो तीन तरह के काम होते हैं, डेटा को डिफाइन करना, डेटा को मैनिपुलेट करना और डेटा को क्वेरी करना। ये काम होंगे आपके आरडीबीएमएस में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के। अब इसमें जो है कई तरह की कमांड्स यूज होती हैं डेटाबेस कंट्रोल के लिए, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, आप डेटा को डिफाइन करेंगे किस तरह का डेटा है। डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो डीडीएल हुआ हमारा डेटा को डिफाइन करने के लिए, डीएमएल हुआ डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डीसीएल होता है हमारा डेटा को कंट्रोल करने के लिए, डेटा हम किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, और टीसीएल होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, सॉरी मेरे पास इसमें फुल फॉर्म्स यहाँ नहीं लिखी हुई हैं,
तो DDL जब हम डेटा डिफाइन करने की बात करेंगे तो आप एक बार ध्यान से बस सुन लीजिएगा इस चीज को कि इसके अंदर क्या होगा। हम डेटा नया बना रहे हैं, डेटा को ऑल्टर करेंगे, डेटा का नाम बदलेंगे, एक तरह से डेटा डेफिनेशन हो गई वो। DML के अंदर क्या हो गया, हम डेटा के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, डेटा के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, डेटा के अंदर कुछ डिलीट कर रहे हैं, DML हो गया। DCL क्या होता है कि डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता है, नाम से है ना कंट्रोल, तो वो कंट्रोल राइट्स देने वाली बात डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हो गई। और TCL के अंदर क्या हो गई, TCL के अंदर अब इसको अगर हम लोग वैसे समझे तो हमें कुछ इसमें चेंजेस हम लोग जैसे कर देते हैं, या फिर कुछ हमें अंडू करना होता है ना, कोई चीज़ हमें हटानी है, कोई चीज़ डिलीट करनी है, जो परमानेंटली हम कुछ कर रहे हैं, रोल बैक कर रहे हैं कुछ, तो वो हमारा TCL कहलाता है। ये थे हमारे SQL के क्वेरीज का ओवरव्यू कि कौन कौन से SQL क्वेरीज हम लोग यूज करते हैं। DBMS के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद जब मैं पूरा स्टैटिक सिलेबस कराने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊंगा, 50 से 60 क्वेश्चंस हम लोग DBMS में करेंगे। अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा छूट जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग MCQs के थ्रू कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर का ऑनलाइन मॉक टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। 40 क्वेश्चंस के मैं अराउंड 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को दूंगा आपके RRB PO RRB क्लर्क एग्जाम से पहले। आई बिलीव आप लोगों से देख के टाइमली सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर साथ साथ, तो आपकी स्पीड में भी फर्क आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।